पुरस्कार जा रहा था। पुरस्कार ग्रहण करते समय उन्होंने जो वक्तव्य दिया उसका एक खास अंश मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उसमें ग्लोबलाइजेशन का जिक्र था, यानी भूमंडलीकरण का। उन्हीं के शब्दों में, ग्लोबलाइजेशन शुरू ही हुआ 90 के दशक में। उसने किसी चीज को जहां का तहां जस का तस नहीं रहने दिया, न समाज, न सत्ता, न साहित्य को। और जब कोई चीज जस की तस नहीं रह गई तो फिर भाषा की क्या बिसात। भाषा जो मनुष्य को अपनी विकास यात्रा में एक खास पड़ाव पर सुलभ हुई, हासिल हुई, मगर भूमंडलीकरण का अर्थ एक अर्थ प्रवाह है। एक ऐसी समाज व्यवस्था, एक संस्कृति, एक भाषा और सबके ऊपर दूसरों के विरुद्ध एक सर्वमान्य इतिहास। भूमंडलीकरण का तर्क है हमारी पूंजी, हमारी प्रौद्योगिकी, हमारी तकनीकी और भाषा संस्कृति तुम्हारी, यह कैसे हो सकता है? हमारा ही प्रभुत्व और हमारा ही वर्चस्व। ग्रामसी ने प्रभुत्व और वर्चस्व की बहुत अच्छी व्याख्या की है। सत्ता शक्ति केंद्रों पर नियंत्रण, प्रभुत्व, और संस्कृति, भाषा, शिक्षा, बौद्धिक नेतृत्व पर कब्जा, वर्चस्व। उसे ये दोनों चाहिए, उसी में लगा हुआ है। विस्थापन क्या केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसना ही है? हम जिस संस्कृति में, जिस भाषा में, जिस परिवेश में जीने के आदी नहीं है, उससे अलग संस्कृति, भाषा, परिवेश में जीने को मजबूर करना भी विस्थापन ही है। अलग तरह का विस्थापन है यह। इसे वे क्रियोलीकरण कहते हैं। भाषा को षड्यंत्र पूर्वक अपदस्थ कर कर उसकी जगह अपनी चालाकी को बैठाना। प्रभु जोशी के शब्दों में कहूं तो उन्होंने अपने एक लेख में लिखा था, दुनिया की हर भाषा की जिंदगी में एक बार कोई निहायत ही निष्करुण वक्त दबे पांव आता है और बोलने वाले के हलक में हाथ डालकर उनकी जुबान पर रचे बच्चे शब्दों को दबोचता है और धीरे धीरे उनके कोमल गर्भ में सांस ले रहे अर्थों का गला घोट देता है। तो ये समय क्या हिंदी के नजदीक आ गया है, हिंदी भाषा के पास आ गया है। कुछ उदाहरण द्वारा आपको मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूंगा। मुझे एक मौजू शेर तो सिर्फ शब्दों का एक संवेदनाहीन ढेर हो जाती है। बाजारवाद के पैरवीकार भाषा को ही नहीं, हमारे मॉर्निंग आवर्स के ट्रैफिक को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ट्रैफिक रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के एफर्ट्स किए हैं, वे रोड को प्रोन टू एक्सीडेंट बना रहे हैं, क्योंकि सारे व्हीकल्स लेट टर्न लेकर यूनिवर्सिटी की रोड को ब्लॉक कर देते हैं। इस प्रॉब्लम का इमीडिएट सलूशन मस्ट है। हिंदी के शब्दों को रोमन लिपि में प्रस्तुत करने की आदत इसी बीमारी का दूसरा हिस्सा है। हिंदुस्तानी हाथों से पकी अंग्रेजी शब्दों की यह खिचड़ी आज उपभोक्ता समाज में मानक भाषा का पर्याय होने जा रही है। ऐसा सोचने के पीछे उनके अपने स्वार्थ हैं। वे चाहते हैं आने वाले दिनों में हिंदी सहित वर्नाकुलर भाषाओं को पढ़ने और समझने का झंझट ही खत्म हो जाए। इस मुहिम में बाजारवाद के प्रवक्ताओं के साथ साथ बिके हुए बुद्धिजीवी, अखबारों के संपादक, मीडिया घराने की पूरी जमात शामिल है। कुछ ने बहुत चालाक अवसरवादी खामोशी ओढ़ ली है। वे भाषा की हत्या का शर्तिया अचूक नुस्खा भी बताते हैं। तरीका है प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्राग्रेजुलेशन, यानी बाहर पता ही नहीं चले और भाषा बदल जाए, बल्कि लगे कि यह ऐतिहासिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसका तरीका है अपने अखबार की भाषा में हिंदी के मूल दैनंदिन शब्दों को हटाकर उन शब्दों को छापना शुरू कर दो जो बोलचाल की भाषा में शेयर्ड वोकैबुलरी की श्रेणी में आते हैं। फिर इस शेयर्ड वोकैबुलरी में रोज अंग्रेजी के उन शब्दों को शामिल करते जाइए, जैसे माता पिता की जगह पेरेंट्स, छात्र छात्राओं की जगह स्टूडेंट्स, रविवार की जगह संडे, यातायात की जगह ट्रैफिक।
इन शब्दों की तादाद इतनी बढ़ा दीजिए कि मूल भाषा कारक भर रह जाए, क्योंकि कुल मिलाकर रोजमर्रा की भाषा में बस 1000 1500 शब्द जरा प्रोसेस ऑफ डिसलोकेशन कहा जाता है, यानी हिंदी के शब्दों को धीरे धीरे बोलचाल के जीवन से उखाड़ने का काम। इससे भाषा के भीतर धीरे धीरे स्नोबॉल थ्योरी काम करना शुरू कर देगी, यानी बर्फ के दो गोलों को एक दूसरे के निकट रख दीजिए, कुछ देर बाद वे घुल मिलकर इतने जुड़ जाएंगे कि उनको एक दूसरे से अलग करना संभव नहीं हो सकेगा। यह थ्योरी यानी यह रणनीति भाषा में सफलता के साथ काम करेगी और अंग्रेजी के शब्द हिंदी से ऐसे जुड़ जाएंगे कि उनको अलग करना मुश्किल होगा, यहाँ तक कि वे मूल से कहीं ज्यादा अपनी उपस्थिति का दावा करेंगे। इसके बाद शब्दों के बजाय पूरे के पूरे के वाक्यांश छापना शुरू कर दीजिए, अर्थात इंग्लिश फ्रेज, मसला हिंदी का इंग्लिश में बदलना। एक भली चंगी भाषा से उसके रोजमर्रा के सांस लेते शब्द और उसके व्याकरण को छीन कर उसे बोली में बदल दिए जाने को क्रियोल कहते हैं, अर्थात हिंदी का इंग्लिश बनाना एक तरह से क्रियोलीकरण है और क्रांटा ग्रेजुअलिज्म के मार्फत बाद में उसे डी क्रियोल किया जाएगा। डी क्रियोल करने का अर्थ है उसे पूरी तरह से अंग्रेजी के द्वारा विस्थापित कर देना। इस अंतिम चरण को भाषा की हत्या यानी फाइनल असॉल्ट ऑन हिंदी कहा जाएगा या उनके द्वारा कहा गया है। तो ये इतना बड़ा संकट इस समय हिंदी के सामने है जो जिस पर गंभीरता से हमको विचार करना चाहिए कि ये तो हमारी अस्मिता की रक्षा का प्रश्न है। मैंने काशीनाथ जी की वक्तव्य से अपने बात शुरू की थी, उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के कहे अनुसार मैं बात को समाप्त करता हूँ। भाषा के संबंध में काशीनाथ जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की थी कि जब लिखना शुरू किया था तब मेरे पास सिर्फ एक चीज थी, भाषा। मैंने 5 साल व्याकरण का काम किया, उससे समझा कि भाषाएं दो हैं, एक है शिष्ट और सुसंस्कृत, जो पुस्तकों और ग्रंथों और प्रोफेसरों और प्रसार गृहों में है, दूसरी है किसानों और खेत मजदूरों की जबान पर, खेतों में, नगर की सड़कों और फुटपाथों पर, गलियों में, पान और चाय की दुकानों पर। इनके सिवा भी भाषा के ढेर सारे शब्द और लहजे और लटके और मुहावरे हैं जो हवाओं में आवारा उड़ते रहते हैं, जमीन के अंदर धस जाने को आतुर बीज की तरह अखवाना चाहते हैं। कबीर ने शायद इस सब बात को ही बहता हुआ नीर कहा। भाषा एक बहता हुआ नीर है और हम सबको इसी नीर के साथ होना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर प्रताप राव कदम जी, आपने कई प्रश्नों को खड़ा